एनसीईआरटी पढ़ लीजिए एक बार। ये रिजिड वॉल है और दो है आपके पास ए एंड बी। बी ये रहा और ए ये रहा। अच्छा इन्हें फोटो बना रखी है ना, ठीक है ओके। 5 किलो और 10 किलो, हाँ ये 5 किलो और ये 10 किलो ओके। The coefficient of friction between the bodies and the table is 0.15, यानी कि यहाँ पे इसका coefficient of friction दे रखा है 0.15। A force of 200 Newton is applicable horizontally to A, और 200 न्यूटन ऐसे करके ऐसे आपने लगा रखा है। What are the reaction of the partition? Partition? अच्छा पीछे वाला। The action reaction forces between A and B। मैं forces बनाता हूं। एक होगा action reaction force यहां पर और एक होगा यहां पर। क्लियर? ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस होंगे, इनके टच में आ रहा है। यहां पर होगा आपके पास में नॉर्मल, यहां एक्शन रिएक्शन फोर्सेस होंगे। इसके अलावा इस पे लगेगा ग्रेविटी, इस पे लगेगी ग्रेविटी। तो ये ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहे हैं, इसलिए में ये वाले फोर्सेस का कोई काम ही नहीं है। ये फ्लोर भी कहीं नहीं भाग रहा आपका, न ये ऊपर नीचे जा रहा है, इसलिए मेरे लिए इसका भी कोई काम नहीं है। नहीं फ्लोर भाग रहा है, इसलिए मेरे लिए इसका भी कोई काम नहीं है। क्लियर? ये 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये सब रुका हुआ है। क्या ये दोनों चल रहे हैं? क्या ये दोनों चल रहे हैं? क्या नहीं चल रहे, यानी कि अभी मेरे पास इस बारे में फ्रिक्शन की कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है ओके। तो क्या बोलता है सिस्टम के लिए एम नेट ए नेट, सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स 200 न्यूटन, सिस्टम का नेट मास 10 और 5 15। तो एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? बड़ी चल नहीं रहा, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया इसका? 0। क्लियर? यानी कि इसके लिए नेट एक्सेलरेशन 0 है। मैं पता नहीं यही क्यों लिख रहा था, पहली बात ही समझना, ये मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मेरे को निकालना है। अब मैं इनका बनाता हूं फ्री बॉडी डायग्राम। इसको मैं बनाता हूं रिएक्शन फोर्स बिटवीन ऑन ए ड्यू टू बी, ऑन बी ड्यू टू ए। ए बी का मतलब ऑन ए ड्यू टू बी, ऐसा समझ लो। तो मैं इसको फ्री करता हूं, ए वाले को अलग करता हूं, बी वाले को अलग करता हूं। ए वाले पे लग रहा है 200 न्यूटन का, इधर से इस पे लग रहा है आर ए बी और एक्सेलरेशन 0। इधर लग रहा है आर बी ए और यहां पर रिएक्शन ऑफ वॉल कर देता हूं दोनों, और इसका भी एक्सेलरेशन क्या है? 0। ऊपर नीचे जा नहीं रहा, तो मेरे हिसाब से फर्स्ट केस में आर ए बी शुड बी 200 न्यूटन। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तभी नहीं भागेगा, और ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तभी नहीं भागेगा। आर बी ए शुड बी आर डब्ल्यू, यानी कि 200 न्यूटन। बोलो ये पार्ट समझ में आया हो तो बताओ, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, ये अपना मूव कर रहा है ना चलने की कोशिश कर रहा है, इसमें फ्रिक्शन का फर्क कभी आया ही नहीं है। जब ये चलेगा फिसलेगा तभी तो फ्रिक्शन आएगा, इसलिए ए पार्ट तो आपका सिंपल हो गया। बिकॉज देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर। ना फ्लोर चल रहा है ना ब्लॉक चल रहा है, चल ही नहीं रहा, तो भाई सारे फोर्स बराबर है। हो गया ए पार्ट? ओके, अब करते हैं इसका बी पार्ट। अब आप इसको कह रहे हो ये 5 किलो का है और ये 10 किलो का है। अब आप इसको इधर दोगे तो इधर कोई ना कोई एक्सेलरेशन तो आएगा। तो पहले मैं निकाल देता हूं एफ नेट
एम नेट और ए नेट, इस सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है ये अगर मुझे पता लग जाए, एम नेट मुझे पता है 5 + 10, ए नेट मेरे को निकालना है, बट मुझे यह भी पता है कि इस फ्रिक्शन पर जब ये जाएगा तो इधर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा। अब ये फ्रिक्शन फोर्स इसमें और इसमें दोनों जगह लगेगा। इस पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स एफ ए, इस पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स एफ बी, तो एफ ए कितना आ जाएगा, म्यू इंटू एन, यानी कि म्यू कितना है 0.15 और 5 इंटू 9.8। अगर आप एनसीईआरटी से मैच करना चाह रहे हो तो इसने तो भाई 9.8 ही लिया है कि क्या लिया है, क्या लिया होगा इसने, लिया है कुछ जी, चलो 10 ले लेते हैं। तो ये आ गया 7.5 न्यूटन का यहां फ्रिक्शन लग रहा है, इसको भी निकालते हैं, म्यू इंटू एन, इसके लिए 0.15 और इसके लिए नॉर्मल फोर्स 10 इंटू 10 यानी कि 15 न्यूटन। ठीक है, तो टोटल मिलाकर के नेट फोर्स कितना आया, 200 इधर लग रहा है, इसमें से माइनस कर दो, 7.5 का फ्रिक्शन ये दे रहा है और 15 का फ्रिक्शन ये दे रहा है, तो ये कितना आ गया आपके पास बताइए, 200 माइनस 7.5 और तो 200 माइनस 22.5 15 इंटू ए, तो एक्सीलरेशन मेरा निकलेगा ये, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 11.83। ये निकालना इसलिए जरूरी है ताकि मैं इन दोनों की अलग अलग स्टडी कर पाऊं। मैं आपको बताता हूं मैंने ये एक्सीलरेशन क्यों निकाला। ठीक है, अब मैं इसका बनाता हूं फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, यहां पर एक एक्शन रिएक्शन फोर्सेस जिसको मैं आर कह देता हूं, यहां कोई पार्टीशन है नहीं इसलिए इस पे कोई फोर्स लगेगा नहीं। क्लियर, अब देखो 11.83 याद रखना इसको, अरे यार 7.5 था ना। अब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, पहले वाले का 200 न्यूटन का इधर लग रहा है, इधर की तरफ रिएक्शन फोर्स लग रहा है आर, और ये जा रहा है इधर की तरफ 11.83 से मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके अलावा इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है एफ ए। इधर आइए, ये वाला फोर्स लग रहा है आर, इसका एक्सीलरेशन है 11.83 और इस पर फ्रिक्शन है एफ बी। मुझसे आर पूछा है तो मैं अगर यहां पे बात करूं तो यहां पे लगने वाला नेट फोर्स, इस पर नेट मास और इसका नेट एक्सीलरेशन, इसका नेट फोर्स कितना है जब ये इधर जा रहा है, तो आर माइनस एफ बी, नेट 10, एक्सीलरेशन 11.83 ये मुझे पता है, तो आर माइनस एफ बी भी पता है मेरे को कितना, 15 न्यूटन, 10 11.83, तो आर हो गया 118.3 प्लस 15, तो 3 13 का 3 और 133.5 आ रहा है मेरे पास एक्शन रिएक्शन फोर्स जो क्वेश्चन में पूछा है कि सर इससे निकालो, इससे निकाल दो आप, इससे करना चाहो तो 200 इधर लग रहा है, आर इधर लग रहा है, प्लस फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है, ये इस पे लगने वाला नेट फोर्स है। नेट मास कितना है 5, एक्सेलरेशन कितना है 11.83, एफ ए आपको पता है कितना निकाला था आपने, एफ ए 7.5, इसको सॉल्व करोगे तो भी आर आपके पास 133.3 ही आएगा। लिख लीजिए, देखिए ब्लॉक ऑन ब्लॉक मोशन, हम जितने भी क्वेश्चन का एग्जांपल्स आप ले रहे हैं हम इसमें यह मानेंगे कि 2 ब्लॉक एक साथ रख करके आप कैसे चला सकते हो बिना उनके ऊपर कोई मोशन के। मतलब ये
कि सपोज करो मैंने एक ब्लॉक लिया ये, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है ये, मैं कितना फोर्स लगाऊं कि ये दोनों एक साथ चलें। ऐसा नहीं कि ये आगे चल रहा है ये पीछे चल रहा है, ये नहीं, ये दोनों एक साथ चलने चाहिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमें करना है। एक एक करके देखेंगे, फिर आपको आइडिया पता लग जाएगा क्या सीन है इनका। क्वेश्चन ये है, एफबीडी बनाना आना चाहिए। ये दो ब्लॉक हैं, इसको बोलता हूं मैं M1, इसको बोलता हूं मैं M2, और जिस सरफेस पे रखे हुए हैं ये सरफेस है स्मूथ, मतलब फ्रिक्शन नहीं है। यहां पे लगाना है मुझे F फोर्स ताकि ये दोनों एक साथ चल, और यहां पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू लिखिए। फॉर ब्लॉक ऑन ब्लॉक मोशन फाइंड F, फॉर ब्लॉक ऑन ब्लॉक मोशन फाइंड F। फॉर ब्लॉक ऑन ब्लॉक मोशन फाइंड F। देखिए सुनिए, जब ये इस पे जाएगा, क्या यहां, हाँ ना में जवाब देना, बैठा मत करना, क्या यहां पे फ्रिक्शन लगेगा? नो लगे। यहां फ्रिक्शन है, तो देखो क्या होगा जब ये इधर आगे जाएगा। एक चीज समझिए, ये समझिए, अगर ये ऊपर वाली बुक नीचे वाली रजिस्टर पे रखी है और मैं ऐसे खींचूं, तो नीचे वाली बुक इस पर फ्रिक्शन किधर लगाएगी? मैं इसको इधर खींच रहा हूं, पीछे लगाएगी। ओके, क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैं ऊपर वाली बुक खींचूं और नीचे वाली भी आ जाए? बोलो, अगर मैं ऊपर वाली खींचूं तो ये भी पॉसिबल है कि नीचे वाली भी खिसक जाए। होता है ना कई बार कि आपने एक बुक खींची और दोनों बुक आगे नीचे की भी आगे। क्या होता है जब आपके पास ये सरफेस है, जब आप इसको आप आगे की तरफ करते हो तो नीचे वाली सरफेस इसको पीछे की तरफ फ्रिक्शन देती है, और ये ऊपर वाली सरफेस नीचे वाली को आगे की तरफ फ्रिक्शन देगी। बोलो, ये वाली कहेगी तू मेरे साथ चल, ये कहेगी नहीं तू मेरे साथ चल। क्लियर है ये बात? इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स दोनों ब्लॉक पे बनाऊं तो देखिए कैसे बनने वाला है। M2 M1, ये इस पे लग रहा है F, ऊपर वाली नीचे वाली आगे बढ़ रही है, तो ऊपर वाली नीचे वाली को फ्रिक्शन देगी पीछे की तरफ, और नीचे वाली ऊपर वाली को फ्रिक्शन देगी आगे की तरफ। बोलिए, ये बात समझ में आ गई है तो आगे बात करूं, नहीं तो फिर छोड़ देते हैं। भाई सोचो, ये है, जब मैं इस अंगूठे को खींचूंगा तो नीचे वाली ऊपर वाली को क्या बोलेगी कि मेरे साथ चल। तो नीचे वाली ने ऊपर वाली को बोला कि मेरे साथ चल, लेकिन ऊपर वाली की क्या कोशिश है कि नहीं मैं नहीं जाने दूंगी, मैं तेरे को पीछे खींचूंगी। क्लियर है? हो ना? अब बस खत्म हो गया। अब मुझे फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, तो इसका फ्रिक्शन फोर्स और इसका फ्रिक्शन फोर्स, या कैसे भी कर लो, ये F है, ऊपर वाले को पकड़ते हैं, इस पर नॉर्मल फोर्स लगेगा M2G, इस पर नॉर्मल फोर्स लगेगा M1 प्लस M2G। अब मुझे ये बताइए, अगर मैं ये वाला फ्रिक्शन निकालना चाहता हूं, ये वाला, तो फ्रिक्शन क्या होगा? म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स। कौन सा वाला, N1 या N2? N1 या N2? N1 होना चाहिए। N2 हम तब लेते जब फ्रिक्शन यहां होता, तो इसके लिए नॉर्मल फोर्स देखते, तो हमें फ्रिक्शन फोर्स के ऊपर वाला N लेना है, यानी कि यहां देखिए म्यू M2G। ठीक है, और अगर ये दोनों एक साथ चलते हैं A एक्सेलरेशन से, तो ऊपर वाले के लिए M2A के बराबर हो जाएगा ये।
और नीचे वाले के लिए नेट फोर्स m1a के बराबर होगा। और नेट फोर्स क्या है? F माइनस फ्रिक्शन m1a। और फ्रिक्शन आपने पहले भी निकाला हुआ है, तो F हो जाएगा आपके पास m1a प्लस फ्रिक्शन m1a। फ्रिक्शन कितना है मेरे पास? म्यू m2g। और a कितना है? a है म्यू g। ये वैल्यू यहां रखता हूं, तो m1 म्यू g म्यू m2g, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू म्यू g। दिस फोर्स इज रिक्वायर्ड। ऊपर वाले से एक्सेलरेशन निकलता है और नीचे वाले में रखा जाता है। इस बार इसका है μ1 और इसका है μ2। बताइए कितना फोर्स लगाऊं ताकि ये दोनों साथ साथ चले। नीचे भी फ्रिक्शन बना दिया हमने। शुरू हो जाइए। चलिए लिखिए एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आइए सपोज कीजिए, लिख लीजिए पहले रिकॉइलिंग ऑफ ए गन। डालिए रिकॉइलिंग ऑफ ए गन, एक गन की रिकॉइलिंग। सपोज कीजिए आपके पास ये बंदूक है और इसमें ये गोली है। बंदूक का मास कैपिटल M, इसका मास स्मॉल m। अगर हम इस कंडीशन की बात करें तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा टोटल मास और वेलोसिटी। कोई चल नहीं रहा है, वेलोसिटी 0 है, इसलिए इनिशियल मोमेंटम है इसका 0। मैंने जैसे ही बंदूक फायर करी, ये भी बेवकूफ सा लगता है मुझे, बंदूक मैंने यहां फायर कर दी स्मॉल m, ये आगे गई v1 से, ठीक है, स्मॉल v से, और इसकी वेलोसिटी है v। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम हो गया इसमें कैपिटल M V प्लस स्मॉल m v। अब आपको पता लग रहा है कि बंदूक अगर चलाई है तो ये इंटरनल एक्शन है, कोई बाहर से किसी ने मारा नहीं है। तो लिखेंगे सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, सो momentum will remain conserved. It means final momentum will be equals to initial momentum. Final momentum तो शून्य है, initial momentum हो गया m v प्लस स्मॉल m v। तो अगर मैं कैपिटल V निकालना चाहूं तो मैं कह दूंगा माइनस m v अपॉन कैपिटल M। माइनस साइन ये बता रहा है कि अगर ये गोली आगे गई है तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इसकी अपोजिट होगी, यानी कि ये पीछे आएगी। रिकॉइलिंग ऑफ गन, और ये कहलाती है रिकॉइल स्पीड ऑफ गन। कई बार काइनेटिक एनर्जी की भी बातें कर लेता है, तो वो भी देख लो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट हाफ m v स्क्वायर, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन बात करेगा तो हाफ m v स्क्वायर, और कैपिटल V की जगह में इसकी वैल्यू रख देता हूं, हाफ कैपिटल m स्क्वायर कैपिटल M स्क्वायर और v स्क्वायर। तो हाफ क्या क्या कर दिया देख लो यार, कुछ गलत तो नहीं करते सोचिए। कैपिटल V की वैल्यू रखनी, इसका स्क्वायर करना, इसका स्क्वायर इसका, ठीक है। ये काट पीट के देखना, हाफ स्मॉल m का स्क्वायर v का स्क्वायर अपॉन कैपिटल M, और इसको मैं कह सकता हूं, छोड़ो क्या ही करना है इसमें, या बुलेट का मोमेंटम कह सकता हूं ना, मोमेंटम ऑफ बुलेट। तो हाफ मोमेंटम ऑफ बुलेट का स्क्वायर अपॉन कैपिटल M भी हो सकती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन।
तो जो भी दे दे वो उस हिसाब से मैनिपुलेट हो जाएगा क्वेश्चन। मैंने बोला एक बंदूक है चुपचाप रखी हुई है, इसलिए सिस्टम का मोमेंटम निकाला, टोटल मास इनटू टोटल स्पीड, स्पीड तो है नहीं तो मोमेंटम हो गया 0। जैसे मैंने बंदूक को फायर करा, मैंने बोला कि इसकी बुलेट स्मॉल मास m की है, इसकी वेलोसिटी स्मॉल v है, ये आगे जा रही है। मैंने माना इसका मास कैपिटल M है, इसका मास कैपिटल V है, तो मैंने कहा फाइनल मोमेंटम निकालो। फाइनल मोमेंटम में मेरे पास दो बॉडीज हैं, एक बार इसका एक बार इसका, कैपिटल M कैपिटल V कैपिटल M कैपिटल V दोनों को ऐड कर दिया। फिर मैंने कहा यार इसमें कोई मैंने बाहर से तो फोर्स लगाया ही नहीं है, ये अगर कोई रिकॉइल हुआ है, इसको बुलेट ने धक्का मारा है, तो इसका तो अंदर का काम है, तो इंटरनल फोर्सेस है, यानी कि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इनका मोमेंटम भी क्या होगा, कंजर्व। मोमेंटम कंजर्व का मतलब हो गया फाइनल और इनिशियल दोनों मोमेंटम बराबर हो गए। फाइनल मोमेंटम था नहीं, इसलिए इनिशियल मोमेंटम मैंने लिख दिया और b की वैल्यू यहाँ पे रख दी। यहाँ पे ये आया तो माइनस साइन आया, माइनस साइन ये बता रहा है कि वेलोसिटी अगर आगे की तरफ है तो कोई पीछे की तरफ जाएगी, इसीलिए माइनस साइन रिकॉइलिंग ऑफ गन को बनाता है, यानी कि वो पीछे की तरफ जाएगा। और रिकॉइलिंग स्पीड, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो गन है वो ज्यादा झटका ना दे, ये झटका इतना तेज होता है कि आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यहां से उड़ भी सकते हैं, इतना तेज झटका लगता है। इसीलिए हम जवानों को जनरली राइफल पकड़ाते हैं, राइफल का मास बढ़ जाता है जिसकी वजह से रिकॉइलिंग स्पीड कम हो जाती है। तो ये एक बार को थोड़ा हमें देखा जाता है, लेकिन आजकल तो बहुत अलग अलग टेक्निक्स है, उनका यूज करते हैं। बस ऐसे मैंने फिर टाइम पास था, मेरे पास टाइम था, मैंने कहा चलो काइनेटिक एनर्जी की चर्चा करते हैं। काइनेटिक एनर्जी की चर्चा करी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ कैपिटल एम बी स्क्वायर। बी की वैल्यू मैंने यहां से निकाल रखी थी, इसका स्क्वायर कर दिया, तो स्मॉल एम का स्क्वायर कैपिटल एम का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। फिर मैंने काटपीट मचाई तो मेरे को ये आ गया, मेरे को दिख रहा है ये क्या है, छोटी वाली मास इनटू इसकी वेलोसिटी, ये होता है बुलेट की मोमेंटम, तो मोमेंटम ऑफ बुलेट मैंने रख दिया बस। अब आप एक बार ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 भी। हाँ ये लिखा है मैंने, मोमेंटम ऑफ बुलेट का स्क्वायर अपॉन 2m। तो जहाँ पे हमने मोमेंटम इक्वल करे तो हमारे पास तो इनिशियल वाला 0 है ना, तो हमने फाइनल क्यों 0 रखा है? दोनों बराबरी तो होंगे ना? नहीं तो फाइनल के नीचे हमने 0 रख दिया ना। हाँ 0 दिया। अरे हाँ सॉरी ये नीचे कर दे यार, तो जज्बाती हो गया, आई इंटू फाइनल बस। ठीक है और बोल, और फ्लो में लिख लिखा गया सब कुछ, ठीक है और बोलो। सो क्वेश्चन नंबर 36 ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर खत्म कर देंगे, मोशन ऑफ व्हीकल कर देंगे, बैंकिंग रोड ये वो ये सब कर देंगे। आप डाउट्स तैयार कर लीजिए अपने।